नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने अभी तक हरियाणा में चल रही स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं किया? और ये स्कॉलरशिप अवेलेबल है एनएसपी पोर्टल पर, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है। और यहाँ पर दो तरह की स्कॉलरशिप आजकल जो दी जा रही हैं हरियाणा में, वो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी स्टूडेंट्स एंड पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप फॉर ओबीसी, ईबीसी एंड डीएनटी कैटेगरीज। तो इनके लिए ये स्कॉलरशिप्स है। तो आज जो जो पहले से शेड्यूल्ड है डेट्स, वो उसके हिसाब से आज लास्ट डेट है अप्लाई करने की। स्टूडेंट्स के लिए आज लास्ट डेट है, और जो इंस्टीट्यूट वेरीफाई करेंगे उनके लिए 7 मार्च है। और जो नेक्स्ट लेवल है डीएनओ लेवल, डिस्ट्रिक्ट नोडल अफसर, उनके लिए डेट है 15 मार्च। तो स्टूडेंट्स आज अप्लाई करें। और वो कोई डिफेक्ट अगर आईएनओ उसमें करता है, डिफेक्ट करता है एप्लीकेशन को, तो वो 7 मार्च तक उसको करेक्ट करा सकते हैं। तो आप जितना जल्दी हो सकें आज छुट्टी को छुट्टी न मान के और इस काम को करें। जो इंस्टीट्यूट अप्लाई नहीं करवा पाए हैं तो आज इसको अप्लाई करवा लें, जितने स्टूडेंट्स हो सकते हैं। बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें। टुडे इज़ द लास्ट डेट। और हो सकता है भाई, ये तो चलो जब तक नहीं होता, डेट एक्सटेंड नहीं होती तब तक नहीं कह सकते, हो सकता ना भी हो। तो उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे रह जाएंगे जो बाद में पूछते रहते हैं जी हमने स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं की, या हो सकता है कि वो आज अप्लाई करें और फिर उसको ध्यान ना दें कि भाई जो कोई डिफेक्ट किया गया है उसको ठीक करें। तो इंस्टीट्यूट भी इस बात को थोड़ा सा पक्का कर लें कि आज 28 तारीख है, कोई भी बच्चा रह ना जाए जो एलिजिबल स्टूडेंट है। और एलिजिबिलिटी की कंडीशंस आपको पता ही है क्या क्या हैं, कि स्टूडेंट्स हरियाणा का निवासी हो, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पढ़ रहा हो, और पेरेंट्स की जो इनकम है, जो फैमिली इनकम है, वो 2.5 लाख तक हो। ठीक है, आजकल काफ़ी एक चल रहा है ना, 81 से 2.5 3 लाख का जो स्लैब एक हरियाणा में डाल रखा है कि उस पर कुछ कि वो अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो एग्जैक्ट इनकम का जो सर्टिफिकेट है वो ही उसमें चलेगा। और हम कुछ बच्चों को ये सजेस्ट कर रहे थे कि एब्सोल्यूट इनकम सर्टिफिकेट लेकर आओ। तो यहाँ पर भी एक थोड़ा सा इशू ये आ रहा है, जब वो एब्सोल्यूट इनकम का सर्टिफिकेट आप सिलेक्ट करते हो उसमें, तो उसमें भी वो अपर लिमिट को ही पिक कर रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि इन बिटवीन 2.5 लाख का कुछ दे रहा है। तो ये थोड़ा सा इशू आ गया है। हमारे जो हायर अथॉरिटीज़ भी बात करते हैं बहुत बार कि पिछली बार से इतना कम हो गया, ये डाटा इतना कम हो गया। उसके पीछे का रीज़न भी यही है, ये इस इनकम का जो स्लैब है, जो इसमें अमेंडमेंट हुई हैं, जो चेंजेस हुए हैं इनकम स्लैब में, उसकी वजह से काफ़ी बच्चे जो हैं वो रह रहे हैं इसको अप्लाई करने से। तो इसको थोड़ा सा, चलो ये तो दूसरी व्यवस्था का प्रश्न है, हमारे लिए इसका कोई औचित्य नहीं इसको बात को करने का। हमने सिर्फ 2.5 लाख पे फोकस करना है, इनकम आपका 2.5 लाख हो। और इनकम से रिलेटेड जो भ्रांति अभी तक भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में है, वो ये है कि भाई इनकम का सर्टिफिकेट उनको फ्रेश ही चाहिए, चाहे बच्चा 24-25 का हो या 23-24 का हो, ऐसा नहीं है। स्कीम गाइडलाइंस में क्लियरली लिखा हुआ है, अगर आपका कोर्स 1 साल से ज़्यादा का है, उस केस में इनकम सर्टिफिकेट आपका वही चलेगा जिस साल उसने एडमिशन लिया है। अगर बच्चा नया दे रहा है या आप नया लेना चाह रहे हो, क्या अलग इशू है। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि बच्चे का इशू ना हो रहा हो, है ना, लेट हो रहा हो, तो उसको थोड़ा सा आप इग्नोर करें। और जो ईयर ऑफ एडमिशन का जो सर्टिफिकेट है उसको ही आप सर्टिफिकेट मानकर, एलिजिबिलिटी के लिए उस सर्टिफिकेट को मानकर चलें। जैसे किसी बच्चे का अभी फाइनल ईयर है और वो 23 बैच का है, तो उसका 23 बैच का आप चला सकते हो सेफली, उसमें कोई आपके ऊपर कोई वो नहीं आएगा एलिगेशन कि आपने गलत काम किया है। ये तो जो भी कोर्सेज मोर देन 1 ईयर हैं उसके लिए, वो 1 ईयर के लिए तो आपको वो एक साल का है, उसी में उसके लिए तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई 25-26 का स्टूडेंट है और 1 ही साल का कोर्स है, इन दैट केस यू हैव टू फॉलो दी करंट इनकम सर्टिफिकेट रूल। अदरवाइज यू कैन गो फॉर दी प्रीवियस ईयर सर्टिफिकेट, यानी प्रीवियस ईयर मीन्स के एडमिशन ईयर का सर्टिफिकेट, वो आप चला सकते हो सकता है किसी की इनकम या अभी जो ये 180 to 3 लाख का जो स्लैब आ गया उसमें चली गई हो, तो बच्चा उससे रह जाएगा। तो उसके लिए स्कीम गाइडलाइंस को आप फॉलो करिए, सेफ़ है बिल्कुल, कोई ऐसी इशू नहीं है उसमें, यही लिखा हुआ है साफ साफ।
दूसरा एक जो डिफ़िकल्टी INO या DO जो फेस कर रहे हैं, फेस क्या कर रहे हैं, बस वो थोड़ा सा वही बात होता है कि भी हम थोड़ा बहुत अपनी जो दिमाग को चलाते नहीं और वो ऐसे ही कर देते हैं। कुछ केसेस में जो सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट, वो हस्बैंड का लगा हुआ है। अब ये दोनों चीज़ें हैं, अगर लड़की मैरिड है तो हस्बैंड का सर्टिफिकेट चलेगा, अगर वो अनमैरिड है तो फादर का सर्टिफिकेट चलेगा। ये लिखा भी आता है उसमें, उसमें होता है ना मैरिड अनमैरिड सिलेक्शन करते हैं जब बच्चे, तो वहाँ पे अगर मैरिड भरा हुआ है तो आप हस्बैंड का सर्टिफिकेट चलाएंगे उसमें। उसको चेक करने के लिए, रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए आप क्या देख सकते हो कि जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट है वो वाइफ ऑफ के नाम से भी, ये फलां लड़की है, कोई मोनिका है, वाइफ ऑफ जो भी हस्बैंड हो उसका नाम उसमें आप उसको यूज़ कर सकते हो डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो वो डोमिसाइल अगर फादर का लगा हुआ है तब थोड़ा सा इशू है, तो वहाँ पे आप उसको कहें कि भी या तो ये डोमिसाइल बदलें या ये इनकम सर्टिफिकेट बदलें। अगर उसने मैरिड अनमैरिड सेलेक्ट किया तब फादर का चलेगा, अदरवाइज़ तो आपको हस्बैंड का ही यूज़ करना चाहिए। तो हस्बैंड का सर्टिफिकेट हो गया। इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड ये कुछ चीज़ें हैं 2.5 लाख तक का, ठीक है भी, और एब्सोल्यूट हो, रेंज में भी है तो वो मतलब ऐसा हो 2.5 लाख का इनकम सर्टिफिकेट, फादर का मोस्ट प्रेफरेबली। इन केस अनफॉर्चुनेटली अगर फादर नहीं है, मदर का सर्टिफिकेट है, देन यू कैन आस्क दी डेथ सर्टिफिकेट ऑफ फादर। और इन एनी केस के कोई डिवोर्स का केस है, उस केस में भी आप जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है सेपरेशन का, उसको इनकम सर्टिफिकेट के साथ अपलोड करवाएं। ये इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड ये चीज़ें हैं। अब एक कुछ और केसेस भी हो सकते हैं कि भी जैसे किसी के मदर फादर दोनों ही ना हों और वो फैमिली आईडी में लोन पर्सन हो, या फिर उसके साथ कोई चाचा ताया कुछ ऐसा हो। इन दैट केस या तो एज ए गार्डियन वो किसी ताऊ चाचा जो भी उसकी उस फैमिली आईडी में हो, या फिर अगर उसकी फैमिली आईडी अकेले की है और उसमें कोई इस तरह का आदमी है कि उसकी फैमिली उसकी इनकम कुछ नहीं है या कुछ जो भी हो, तो उस केस में आप स्टूडेंट का ही इनकम सर्टिफिकेट चला सकते हो। इसमें हो तो कोई चारा नहीं है ना, क्योंकि एक तो चीज़ मान के चलिए आप लोग, इसको आप रिजेक्शन प्रोसेस मत बनाइए, रिजेक्शन प्रोसेस मत बनाइए कि आप कोई ना कोई बहाना ढूंढ के उसको रिजेक्ट करें। आप उसको सिलेक्शन है ना, रिजेक्शन और सिलेक्शन होता है ना, तो सिलेक्शन प्रोसेस की तरह से यूज़ करिए। कुछ चीज़ों को आप थोड़ा सा चेक वैसा भी कर सकते हैं। इन कुछ जैसे मैं बता सकता हूँ आपको कुछ चीज़ें ऐसी कि भाई किसी बच्चे का ये जो अटेंडेंस सर्टिफिकेट के पीछे बहुत लोगों ने जो डिफेक्ट में डाल दिए, तो उसको आप देख सकते हो। अटेंडेंस सर्टिफिकेट कुछ लोग ये मान रहे हैं कि भी जैसे इंस्टीट्यूट का है तो वो सारे टीचर उसको साइन करेंगे, ये कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे। अगर आप हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट या डिपार्टमेंट के हेड ने उस पर साइन कर दिए, मीन्स के सभी ने साइन कर दिए, इट्स ओके। तो उसमें अगर 75% अटेंडेंस का सर्टिफिकेट इशू हो चुका है देन इट इज़ ओके, उसको आपको डिफेक्ट में नहीं डालना चाहिए। दूसरा फ़ी सर्टिफिकेट और फ़ी रिसीट का जो बात है उसके बारे में भी ये बात कहूँगा। बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स फीस लेते ही नहीं पहले से, जब वो स्कॉलरशिप आती है तब फीस लेंगे, तो उसके ऊपर ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे ने सर्टिफिकेट चढ़ा दिया या कॉलेज की तरफ से जो उनको मिला है उस तरह का कोई भी लेटर कि भी ये फ़ीस है, उसको भी आप मान सकते हो, ये है। दूसरा आता है फ़ीस स्ट्रक्चर की बात। फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत सारे इंस्टीट्यूट अपने लेटर हेड पे चढ़ा के मतलब बना के बच्चों को देते हैं, बच्चों ने वही अपलोड कर रखा है, तो उसको भी आप मान सकते हो। अदरवाइज़ तो देखो हम वो लोग उस पर रिलाई करते नहीं, उसने क्या लिख के दिया। जो आपका फ़ीस स्ट्रक्चर कमेटी ऑफ हरियाणा है उसको हम वैलिड समझते हैं कि वही फ़ीस स्ट्रक्चर है। तो उसमें थोड़ा सा वेरिएशन ये आ सकता है कि भाई हम जो स्टूडेंट फंड है उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत में आ सकते हैं, वो प्लस माइनस कुछ हो सकता है। तो वहाँ पे जो स्टेट लेवल पे बाद में जो फीस जो एक्चुअल जो जाएगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक ही कॉलेज के स्टूडेंट हैं, क्योंकि इस बार स्कीम में थोड़ा सा घपलेबाजी ये क्या होगी कि वो इंटर डिस्ट्रिक्ट का केस हैं बहुत सारे, तो कोई डीओ कुछ कोई कर रहा है, कुछ डीओ कुछ कर रहा है, तो किसी ने गलती से कुछ कर दिया होगा, किसी ने इधर से कर दिया होगा। जैसे भाई कंसर्न, वैसे तो हम कंसर्न से पूछ रहे हैं, तो बहुत बार कंसर्न डीओ से भी कोई इनपुट नहीं मिल पा रहा है, उस केस में हम
जो इंस्टीट्यूट ने दिया है उसी पे ही रिलाई कर लेते हैं। और वैसे तो उस डॉक्यूमेंट में देखते हैं, पर ये जो स्टूडेंट फंड है ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक इशू है। तो यहाँ पर भी स्टेट गवर्नमेंट या जो भी कंसर्न्ड एजेंसीज हैं उसको थोड़ा सा ठीक करें, उसी फीस स्ट्रक्चर में ही उसको लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलो एनीवेज, ये हमारे स्कोप की बात नहीं है। तो हमारे स्कोप की बात यही थी कि हरियाणा का स्टूडेंट हो बच्चा और डोमिसाइल हरियाणा को उसके पास एग्जैक्ट, इसको भी आप लोग अच्छी तरह से देख लें। और इनकम के बारे में मैंने बता दिया, अगर लड़की मैरिड है तो उसका हस्बैंड का चलेगा। उसको रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए आप 2-3 चीज़ें कर सकते हो, डोमिसाइल देख सकते हो या फैमिली आईडी अपलोड करा सकते हो इनकम सर्टिफिकेट के साथ। तो वहाँ पे उस लेडी का भी नाम होगा, हस्बैंड का भी नाम होगा, देन इट्स ओके। ठीक है, इसको आपको डिफेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही मैंने आपको बताया फीस रिसीट का और फीस स्ट्रक्चर का, तो इनके ऊपर भी ज़्यादा आप ये ना करें कि उसको आप डिफेक्ट में डाल दो। ठीक है, इसको रिजेक्शन प्रोसेस ना बनाएं, इसको थोड़ा सा सिलेक्शन करें। क्योंकि देखिए, अगर या तो आप इतने ज़्यादा अमीर हो कि आप 150 बच्चों की फ़ीस पे कर दें, यहाँ सरकार फ़ीस पे कर रही है तो उसको थोड़ा सा आप कंट्रीब्यूट इस तरह से कर सकते हो कि बच्चों को फ़ीस मिल जाए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कुछ गलत केसेस करके भेजें, आप एग्जैक्ट करें केस बिल्कुल, और माइनर चीज़ों को इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप इंस्टीट्यूट में कहीं हो तो वहाँ से बच्चे ने क्या लिया क्या नहीं लिया, अभी INO से केस आ रहा है। INO वो भी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। ठीक है, तो आप उसको गवर्नमेंट में तो एटलीस्ट ना करें ऐसा, क्योंकि बहुत सारे हमें जो मैं कुरुक्षेत्र DO का काम देख रहा हूँ तो टेक्निकल एजुकेशन में, और या हमारा यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एक सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट एक तरह से है, मतलब सेल्फ फाइनेंसिंग के लिए, मतलब अपने खुद अगर खुद ही निकालने वाला इंस्टीट्यूट जैसे है। तो बच्चे वहाँ पे फीस नहीं देते, जब फीस आती है तभी वो भरते हैं। तो हम एजुकेशन की कॉज के लिए ऐसा ना करें कि भी खाम में केसेस को रिजेक्ट करके भेजते रहें। तो बाकी देखिए, कोई किसी के ऊपर ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते हम लोग, तो कि भी आप इसी को करिए, बट स्टिल यू कैन थिंक ओवर इट कि क्या सही है क्या गलत है। तो फर्स्ट उसके बाद फिर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, इट इज़ ए सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, किस तरह से इसको सिलेक्ट करने की ज़रूरत है। 2-3 बेसिक चीज़ें हैं, कास्ट का जैसे हो गया, या इंस्टीट्यूट में एडमिशन का हो गया, और वो मान्यता प्राप्त संस्थान हो, और 2.5 लाख तक की इनकम हो। ठीक है जी, और गैप ईयर का हो, जैसे गैप ईयर हम मांगते रहते हैं ना, जैसे कि क्योंकि, और गैप ईयर पे भी उतना रिजिड मत होइएगा भी, जैसे कोई 3 साल का कोर्स है, जैसे हमारा डिप्लोमा या डिग्री के, अगर डिग्री का बच्चा है तो अगर उसका 4 साल का गैप बन रहा है तो तब तो ठीक है भी, आपको हमें लेना पड़ेगा। 3 साल का गैप बन रहा है, 2 साल का बन रहा है, 1 आधे साल के लिए गैप को भी आप इग्नोर कर सकते हो, उसके लिए भी केस को मेरे हिसाब से तो डिफेक्ट करने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। तो 2-3 चीज़ें हैं जिसमें हम मतलब अपने को फंसा समझ सकते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट बच्चे ने खुद का लगा दिया हो, वो गलती से हो गया। देखो, गलती हो सकती है, कोई ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि काम ही ऐसा है ये। और वो क्या करते हैं ना, कंप्यूटर को ऐसे घूर घूर के देखना, वो डॉक्यूमेंट खोल के देखना है, बड़ा थोड़ा सा थकाने वाला काम है ये, है ना, थकाने वाला है मेंटली भी। और कई बार तो क्या होता है कि बंदा डिसाइड नहीं कर पाता है क्या चल रहा है, क्या खोल रहे हैं हम, इस तरह की चीज़ें। तो इस तरह के केस आ सकते हैं। और यहाँ पर जो जो क्या बोलते हैं, वो डिफेक्ट वाली जो क्या बोलते हैं, नूरा कुश्ती, इधर के पता नहीं, मैं इस वर्ड से यूज़ कर रही है, तो केस वापस जा रहे चल रही है, एक जो है ना, इसको बोल सकते हैं कि VCCS साइकिल्स इस तरह का ये चल रहा है कि डिफेक्ट कर दिए, वहाँ से आ रहे, फिर वो ऐसा गलत भेज रहा है। तो इसको बचाने के लिए इंस्टीट्यूट क्या कर सकते हैं कि आप बच्चे को बाज़ार में भटकने मत दो, आप इंस्टीट्यूट में खोलिए अपना सेंटर एक, वहीं से बच्चों के आप डिफेक्टिव केसेस हैं उनको वहीं पर में ठीक कराइए। दैट विल बी ए हेल्पफुल आइडिया। ठीक है, और ये सोचते हैं कि हम क्यों परेशान हो, इसके लिए हम परेशान होते हैं, फिर बाहर से डिफेक्ट करो, फिर आएगा ये आएगा। तो हमने तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक उमरी में बहुत सारे, मैं शुरू में INO था, बहुत सारे केस यही चलते रहे, डिफेक्ट इस तरह के। तो फिर हमने तो यहीं पे शुरू कर दिया वो, तो जो बच्चे का डिफेक्ट आता है उसको वहीं के वहीं ठीक करने की कोशिश करते हैं। देखो, ना हो तो एक अलग इशू है, कई बार क्या होता है कि OTP नहीं आ पाते, या OTP पेरेंट्स के पास होते हैं, वो कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता, वो एक अलग इशू है। तो यहाँ पे आज की लास्ट डेट है, अगर जिसका जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं तो कोशिश करें आज अपना इसको बच्चों को एक्चुअली अगर
आप कॉलेज में नहीं आ सकते, छुट्टी एंजॉय करना चाह रहे हैं, तो आप एटलीस्ट उनको मोटिवेट करें अपने जो स्टूडेंट्स ग्रुप्स हैं उसके थ्रू। और अगर जो कुछ प्राइवेट कॉलेजेस तो हैं वो सैटरडे वर्किंग रखते हैं, तो वो लोग इस काम को आज कर लें, मान के चलें। डेट बढ़ जाती है तो ठीक है, नहीं बढ़ती तो फिर वही बात आ जाएगी कि जी हमारे ये केसेस रह गए, क्या करें इनका। और कुछ इंस्टीट्यूट्स तो इतने, अब उनको अभागे कहें सौभाग्य कहें क्या कहें, अभी एक दो का तो अभी पता चला कि जी हमारा चल नहीं रहा, 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले पता चला, और मैं उनको कह के बैठ गया भी आओ मेरे पास एक लेटर लिख के आओ, मैं तुम्हारा आगे भेजता हूँ CTM के पास। वो पता नहीं अपनी मर्ज़ी से कुछ किए जा रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें भी हो रही हैं। चलिए अगर ये हमारे कंट्रोल के बाहर की बातें हैं, तो आज लास्ट डेट है, स्टूडेंट्स को थोड़ा सा अवेयर तो चलो जो अवेयर थे वो हो गए होंगे, बट स्टिल अपनी तरफ से एक लास्ट कोशिश की जा सकती है। डेट बढ़ती है तो वेल एंड गुड है ना, अच्छी बात है, डेट बढ़े तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें कवर हो पाएँ तो अच्छी बात है। देखिए एजुकेटेड लोग ही देश को आगे ले जाने का सामर्थ्य रखते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में। ऐसा नहीं कहता कि जो एजुकेटेड नहीं है वो देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, और मैक्सिमम लोग ऐसे ही हैं जो देश को आगे बढ़ा रहे हैं। पर उसको मतलब ये भी नहीं है कि हम एजुकेट ना हो, है ना। तो एजुकेशन ज़रूरी है, तो एजुकेशन ज़रूरी के लिए अगर सरकार का प्रयास है कि सभी लोग एजुकेट हों, तो उसको ज़रूर हम सपोर्ट करें। और ये सपोर्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि ज़रूरतमंद बच्चों को स्कॉलरशिप हम प्रोवाइड करें। थैंक यू।